हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्रीवियसली कुछ चीज़ों के ऊपर बात की हमने। लेट्स सी क्या क्या था। इकोनॉमी, जीडीपी, इसके अलावा एनएसएसओ, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड 3 सेक्टर्स वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड। फिर इसके बाद में हमें अभी जो बात किया हमने वो लास्ट लेक्चर्स में बात की थी, कंपैरिजन करने की अलग अलग सेक्टर्स को, इसके अंदर हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे देखने को मिले। वी हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन सच सेक्टर्स। हमने ग्राफ्स की हेल्प से भी देखा कि किस तरह से जीडीपी में पार्टिसिपेशन कितना और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और लास्ट में हमने कहा कि ऐसा क्यों है कि जो प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है कि डज दिस मीन, मतलब अभी हमने जो प्रीवियसली टॉपिक पढ़ा उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, उसमें ये देखा हमने कि वाई डिड नॉट सिमिलर शिफ्ट आउट टू प्राइमरी सेक्टर हैपन इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि अगर ऐसा क्यों हुआ कि आज भी 50% तक लोग अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं। उसने अब इससे एड ऑन होते हुए ये कहता है कि इसका मतलब क्या ये है क्या कि वर्कर जो भी हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच दे कुड। ऑब्वियसली यही है भाई। देखो समझो, जीडीपी के अंदर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 50% जो लोग हैं, एवरेज एक्चुअल में 50% लोग हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। एंड ये जो लोग हैं इनका जीडीपी में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है। एंड दिस इज द रीजन कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर में लोग जुड़े हुए तो हैं, बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग मच। सॉरी। तो देखिए यहां पर कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ऐसा क्यों है। कई बार हमें लगता है कि वी आर प्रोड्यूसिंग, वी आर एक्चुअली अर्निंग समथिंग, बट हम एक्चुअल में अर्न नहीं कर पा रहे होते हैं। कई सारे रीजन है, मैंने कई सारी आपको स्लाइड्स बताई हैं। जो डेवलपमेंट वाला चैप्टर है ना, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ एक अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है ये? जब मैंने डेवलपमेंट वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जो लगती तो ऐसी है कि लोग एम्प्लॉयड हैं, बट कहीं ना कहीं वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं इंटरनली। कैसे? देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैंने आपको बताया एग्जांपल लेकर के। एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। देखिए भाई समझे, ये खेत है, ठीक है। इस खेत के अंदर ये कितना बड़ा खेत है, ठीक है, मान लिया इस खेत को। यहां पर बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। इस खेत के अंदर सीजनल हम हार्वेस्ट ग्रो करते हैं, और सीजनल हार्वेस्ट ग्रो करने के कारण हमारे यहां पर ठीक ठाक सी इनकम भी हो जाती है, ठीक है। ये मान लिया हमने सारी चीजें। चलो और क्या होता है भाई? अब भाई इसके अंदर जो मजदूर हमें चाहिए वो मजदूर बेसिकली 10 मजदूर सफिशिएंट है हमारे लिए। कितने मजदूर? 10 मजदूर। 10 पीपल मतलब सफिशिएंट है इस खेत में काम करने के लिए। और हुआ क्या, अब रिमेनिंग इन 10 लोगों के परिवार में कुछ लोग और थे, 2-3 और लोग जुड़ गए इसके अंदर, 2 या 3 मेंबर्स और इसमें ऐड ऑन हो गए, ठीक है। अब क्या किया गया, अब ये 2 और 3 लोग कहां जाएंगे? इनको काम तो करना ही है। तो इन्होंने क्या किया, बोले ठीक है भाई कहीं मत जाओ, हमारे साथ में कहां चलो? खेत में चलो। अब बात समझने वाली बात है कि यहां पर ये जो खेत है इसकी जो बॉर्डर लाइन है, जो बाउंड्री है, वो तो फिक्स है, जो एरिया है वो तो फिक्स है, और इस एरिया में सफिशिएंट लोग काम भी कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 पीपल आर वर्किंग इन द फील्ड। लेकिन ये जो 2 और 3 लोग और आ जाते हैं और इनमें खेतों में काम करते हैं, तो इसमें प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 और 3 लोग इसमें और ऐड हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 पीपल विल प्रोड्यूस द सेम थिंग जो भी इसमें पहले अर्लियर प्रोड्यूस हो रही थी। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? अब देखो इमेजिन कीजिए, मान लीजिए 100 टन ये चीज कोई प्रोड्यूस कर रहे थे। अब खेत तो होता ही है। दिस इज द रीजन, और यही वो कंडीशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, कि जहां पे रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग अवेलेबल होते हैं, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता ही मिलता है। जो भी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के अंदर जो भी ऑब्वियसली आपका खेत फिक्स है,
उसके अंदर जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन जहां नीड से ज़्यादा, नेसेसरी से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हो, तो वो किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? डिसगाइज्ड। तो आप इसके बारे में पहले डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, नहीं आपने पढ़ा है तो एक बार प्लीज देखें। इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर सेक्टर देन द नेसेसरी। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट डिसगाइज्ड स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलता है। दूसरे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स जो हैं वो आपको अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शियरी हो, वहां देखने को मिल सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्योंकि हमारे यहाँ का एक सिस्टम ये है कि अगर आप पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और आपके पास ज़मीन है तो आप एक ही काम करते हैं, फिर वो आप करते हैं फार्मिंग, किसानी। ठीक है, तो इस कारण से अब होता क्या है, जैसे बच्चे होते हैं कुछ घर के अंदर, तो भी वो उनको भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है कि भाई चलो ठीक है खेत में जाओ काम करो। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ देखने को मिलती है, दैट इज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इवन इफ वी मूव अ फ्यू पीपल आउट, अगर हम प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोगों को निकाल भी दे तो आप, जो खेत आपका है उस खेत में काम करने वाले अगर 10 लोग हैं और अगर आपने इसमें से 2 को आउट कर दिया और 8 लोग ही अगर बच रहे हैं वहां पे, तो भी आपका जो प्रोडक्शन हो रहा था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते ही होते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, देन यू नीड टू चूज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो यहां पर ये जो पॉइंट मैंने यहाँ आपको थोड़ा सा बोल्ड करके बताया है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझना। यहां लिखा हुआ है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपीयर वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। दिखने में ऐसा लगता है कि हाँ वो सारा काम तो कर रहे हैं, तो बेरोजगार कहाँ है, पैसा तो कमा रहे हैं। ठीक है, वो जो लोग थे, दीज पीपल जो पहले इससे मान लेते हैं अपन 10 लाख रुपीस कमा रहे थे, 10 लाख को बांटने वाले कितने थे? 10, या हो सकता है इसका ऑनर कोई और हो, मालिक कोई और हो। अब वही 10 लाख कितने लोगों में बटेगा? 13 लाख, 13 लोगों के अंदर, सॉरी। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन पे और प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द रीजन कि यहां पे एक टाइप का ये अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन। ये एक तरीके का हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, याद रखें। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर लगता है सामने वाला कि उसके पास में जॉब है, उसको विजिबली वो दिखता है कि जॉब है, बट उसके पास में जॉब एक्चुअल में उसकी पोटेंशियल के हिसाब से नहीं होती, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं होती। आप सोचो ना कि इस कंडीशन के अंदर जो लोग पहले 10 जन काम कर रहे थे वो 13 जन काम कर रहे हैं, तो इनका जो पोटेंशियल है वो 3 में और बट गया। जो 10 कर सकते थे अब 13 कर रहे हैं, तो इनको काम कम करना पड़ेगा। तो वही चीज तो इन्होंने बोली कि इनकी जो एक्चुअल में पोटेंशियल होती है उसके बिहाफ पे ये लोग काम नहीं करते। बहुत ही सिंपल सी चीज तो हम जान चुके होंगे। इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इफ वी कैन रिमूव फ्यू पीपल, तो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एक और अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है, दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सेम वही चीज है, people who do not या does not have the job and is clearly visible unemployed. Open unemployment का मतलब rest of the different type of unemployment, जो भी बचे हुए different type के unemployment है वो भी देखने को मिल सकते हैं, उनको आप कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। वो वाला अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसा है कि आप काम करते हुए भी दिख रहे हो लेकिन एक्चुअल में आप काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बात समझो कि वो हिडन होता है। क्यों? आप इट सीम्स दैट यू आर एम्प्लॉयड, आप पैसा कमा रहे हो, पैसा आ भी रहा है आपके पास में, ऐसा लगता है कि यू आर एम्प्लॉयड, बट एक्चुअल में आप अनएम्प्लॉयड होते हो इंटरनली, क्योंकि या तो आपकी जो पोटेंशियल है उसके बिहाफ पे आपको अर्निंग नहीं हो पा रही है, या जो आपकी पोटेंशियल है आप वो काम नहीं कर रहे हो। जैसे ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि अ पर्सन इज इंजीनियर, एक इंजीनियर है वो पर्सन, एंड उसको कहीं अच्छी जगह जॉब नहीं मिली, तो व्हाट ही एक्चुअली स्टार्टेड टीचिंग, मतलब उसने क्या किया, व्हाट ही स्टार्टेड टीचिंग। उसने क्या किया है, उसने अपने इंजीनियरिंग की जॉब को छोड़ के टीचिंग उसने स्टार्ट कर दिया। सो एक तरीके से दिख रहा है कि ठीक है ही इज अर्निंग, बट ही इज नॉट अर्निंग फ्रॉम हिज एक्चुअल में जो उसका पोटेंशियल है, उसका जो जोन है ना, उस जोन से वो पैसा नहीं कमा पा रहा है। सो दिस इज द रीजन कि आप उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे आप कि वो अनएम्प्लॉयड है यहां पे। लेकिन इस वाली कंडीशन में तो क्लियरली विजिबल होता है कि आपके पास में कोई जॉब ही नहीं है।
दिस अनएम्प्लॉयमेंट टाइप कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। ये आपको दूसरे सेक्टर्स में देखने को मिल सकता है। दूसरे कौन से सेक्टर होंगे? या तो आपका होगा सर्विस सेक्टर या फिर आपका होगा सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। या तो किसी फैक्ट्री वगैरह के अंदर आपको काम नहीं मिल रहा होगा, हटा दिया जाएगा, या किसी जगह पर आप देखोगे कि एक 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट के लिए 10 लाख लोग हैं। सो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो वो क्या होगा? दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स लाइक पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयरिंग वर्कर्स, या कोई भी दूसरी इस तरह का ऑड जॉब करने वाले। ऑड जॉब का मतलब है जिनको रेगुलर बेसिस पे काम ना मिलता हो, डिपेंड करता हो कि वो कैसा कमा रहे हैं, कहाँ कमा रहे हैं, कौन से सेक्टर से अर्न कर रहे हैं। सोचिए पेंटर है कोई अगर, तो ज़रूरी थोड़ी है कि पेंटर को 12 महीने ही और आपके 30 डेज़ के आसपास हर दिन काम मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट आया है कि नहीं आया, ठीक है। अब जैसे सीजनल है, दिवाली वगैरह है, तो उस टाइम पर ही काम कर सकते हैं। जब नल खराब होगा तो प्लम्बर, कैजुअल वर्क है ये, तो इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट देखा जा सकता है। मैनी ऑफ देम डू नॉट फाइंड वर्क एवरी डे। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, किसी दूसरी सर्विस, हालांकि ये पार्ट किसका है, हम देखते हैं सर्विस सेक्टर का पार्ट है, और एवरीडे इनको जॉब नहीं मिल पाती है। जब ज़रूरत पड़ती है तभी इस तरह के जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको जॉब मिल पाती है। अब आगे दूसरा देख लो, और कुछ और दूसरे भी हैं सर्विस सेक्टर से, जैसे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो उनकी कार्ट होती है उस पर सामान बेचते हैं। इन लोगों का भी पूरा दिन ये अपना उस पर बिताते हैं और बहुत ही कम इनको अर्निंग हो पाती है। जैसे सोचिए जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, जिनका कार्ट होता है, अपना वेंडर होते हैं, हर गली के अंदर घूमते हैं, सब्जी बेचते हैं। ज़रूरी थोड़ी इनके पास बहुत सारा पैसा आता हो। द प्रॉब्लम इज़, हो सकता है इनकी सब्जी रात तक ख़राब भी हो जाती हो, ठीक है, पूरे दिन धूप में रहती है, तो कई चीज़ें हैं। तो ये लोग मेहनत काफ़ी करते हैं, बट इसके अंदर इनको जो आउटपुट होता है वो काफ़ी कम मिलता है। दिस इज़ द रीज़न कि कहीं ना कहीं ये लोग क्या है, थोड़ा सा कम कमा पाते हैं, इनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं होती। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ये सिर्फ इस तरह का काम इसलिए कर पाते हैं या करते हैं क्योंकि इनके पास में कोई दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। शायद इनके पास अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इनको दी जाए तो दे कैन डू मच बेटर, तो ये और ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब ये वाले जो कुछ पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स वी विल डिस्कस, फ्यू ऑफ देम वी विल डिस्कस टुडे, फ्यू ऑफ देम विल डिस्कस वी विल लेटर ऑन। हम थोड़ा बाद में करेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे। आपका एक टास्क भी दे रहा हूं मैं, आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। देखिए यहां पर इसने बोला है कि आपके पास में 3 सेक्टर हैं, तुम जानते हो तीनों सेक्टर में से सबसे जो इनिशियल जो सेक्टर है, प्राइमरी जो सेक्टर है, उस प्राइमरी सेक्टर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी कम है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन तीनों सेक्टर्स में आप कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। तुम जानते ही हो हमारी पॉपुलेशन लगभग ऑफिशियली अगर देखा जाए तो लगभग, अगर मैं ग्रोथ रेट के हिसाब से बात करूं तो 140 करोड़ हो जाएगी। इसमें से जो वर्किंग क्लास है वो बहुत कम है। तो आप कैसे इन सभी लोगों को जॉब दे पाओ, इस चीज की बात की जा रही है, इस चीज को यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। चलिए तो देखते हैं कैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं लोगों के बीच में। अब देखो भाई, पहली चीज तो यहां पर इनिशियली जो वर्क स्टार्ट होता है या वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो बनाई गई है, अगर मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में बताऊं तो देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सर्व द कंट्री। अब कंट्री को सर्व कैसे करेंगे, कंट्री में रहने वाले लोगों की जो नीड है उसको पूरा करना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है, तो उनको जॉब देना भी गवर्नमेंट का काम है। चलिए देखते हैं कि द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन to construct a well, to irrigation the land and so on। देखिए यहां पर इसने प्राइमरी सेक्टर की बात अगर करी और प्राइमरी सेक्टर को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की बात अगर करें तो गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव हो सकता है, तो यहां इसने कहा है कि गवर्नमेंट को थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए। वो पैसा हालांकि खर्च करती भी है, बैंक्स के साथ में मिलकर के उनको जो लोग हैं उनको लोन देना चाहिए, जिससे कि इरिगेशन की फैसिलिटी को बेहतर किया जा सके। जब इरिगेशन की फैसिलिटी बेहतर होगी तो एक्चुअल में जो फार्मर्स हैं, जो रेन पे डिपेंडेंट हैं, वो उनकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं एक साल में 2 से 3 हार्वेस्ट वो ग्रो कर पाएंगे। जब ऐसा होगा तो सेम लैंड से आप अर्निंग ज्यादा कर पाओगे। अभी क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो किसान है वो सीजनल मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं करते हैं, वो
वो एक जैसे सीजन आ गया तो जैसे वीट उगा दिया तो केवल वो वीट ही उगाते हैं अपने खेत पे, हालांकि उनकी खेत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो जो चीज़ें वीट को चाहिए होगी वीट क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्व कर लेगा उससे, लैंड से। तो ऐसी कंडीशन में उनको फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा से, ज़मीन को मौका नहीं मिल पाता है वापस से अपने आप को रीजनरेट करने का। सो दैट यहाँ पे ज़रूरी है कि फसल को हम बार बार चेंज करते हुए ग्रो करें। सो ऐसे में इसने कहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, जो लैंड है उस पर एटलीस्ट उनको लोन प्रोवाइड करे, किसान को थोड़ा समझाए, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूँ तो किसान को एजुकेट किया जाए, अलग अलग स्कीम्स लाई जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, सो दैट अ फार्मर कैन ग्रो एटलीस्ट 2 और 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। जिससे कि एक ज़मीन है, उसके पास छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, तो एटलीस्ट उस पर भी वो क्या कर सकता था या कर सकता है कि अपनी वो हार्वेस्ट जो है वो ग्रो कर ले। डैम्स बनाए, कैनल्स बनाए, इरिगेशन के लिए जो तरीके हैं वो थोड़े से और ज़्यादा डेवलप किए जाएं, सो दैट आप एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाओगे। जो लोग अभी हम देख रहे हैं ना कि 50% लोग जुड़े हुए हैं उनकी, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो उसके पीछे यही कारण है कि मैक्सिमम जो लोग हैं उनके पास में ऑप्शंस नहीं है। दे ऑल पीपल आर एक्चुअली डिपेंडेंट ओवर द रेन। इनको एग्रीकल्चर के लिए ना तो कोई सपोर्ट मिलता है, ना नॉलेज मिलती है। इवन इरिगेशन के लिए भी उनको बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना होता है रेन के ऊपर। हालांकि अब जो किसान बड़ा किसान है, देखो कितने टाइप के किसान होते हैं, 4 टाइप के। एक होता है बिग फार्मर, एक होता है मिडिल फार्मर, एक होता है स्मॉल फार्मर और एक होता है लैंडलेस फार्मर। तो देखो ये बिग फार्मर, इसकी इशू नहीं होगा, ये अपने खेत में ट्यूबवेल बनवा लेगा। लेकिन ये जो मिडिल फार्मर भी हो सकता है, चलो ठीक है अटेम्प्ट कर सके, लेकिन ये लोग हैं ना जो, इनके यहाँ बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि चलो इसका भी मान लेते हैं कि ये तो इनके यहाँ काम कर लेगा, लेकिन ये स्मॉल फार्मर की बहुत दिक्कत है। तो एटलीस्ट आप ये सारी फैसिलिटीज़ इनको दे करके जो स्मॉल फार्मर है ये थोड़ा क्या कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। तो पहला क्या है, बैंक मस्ट गिव द लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स एंड गवर्नमेंट मस्ट कंस्ट्रक्ट द डैम्स एंड कैनल्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप, तो इट विल गिव द बेटर सिस्टम, और ये कहीं ना कहीं सिनेरियो भी एक बेटर क्रिएट करेगा टू ऑल द पीपल जो रूरल एरिया से आते हैं और शहरों में अपना सामान बेच के चले जाते हैं। देखो क्या होता है प्रॉब्लम, किसान शहर की ओर मूव करता है, अपने साथ में जो हार्वेस्ट उसने ग्रो किया वो लेकर आएगा और शहर की ओर मूव करेगा। ऐसे में काफ़ी सारा उसका खर्चा हो जाता है, ट्रैक्टर का, ट्रेलर का, फिर उस पर उसने लोडिंग अनलोडिंग, इन सब चीज़ों का। जब किसान शहर में आता है और उसको बेचने का मौका मिलता है, तो कई बार क्या होता है, जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, जिनके पास में वेयर हाउस होते हैं, स्टोरेज होता है, तो वो कम दामों पे किसान से सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। किसान इस बात को जानता है, समझता है कि अगर वो वापस लेके जाएगा इस सामान को तो उसकी कॉस्टिंग अननेसेसरी बढ़ जाएगी, तो वो सोचता है कि कम दामों पर ही दे चलो, ठीक है। ऐसे में उसको क्या होता है, किसान को अननेसेसरी नुकसान हो जाता है। उस नुकसान को बचाने के लिए यहाँ ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा पैसा खर्च करे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए और स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए। इससे क्या होगा, रोड्स अच्छे हो जाएंगे, जो छोटे मिनी ट्रक्स हैं हर जगह आ जा सकेंगे, जो फार्मर्स हैं वो भी एक्सेस कर पाएंगे वाटर का, टैंकर्स में वाटर आता है ना, उनको लेकर आ पाएंगे, साथ ही वो अपनी क्रॉप्स को खरीद और बेच पाएंगे। ऐसे में बेनिफिट यही होगा कि जो छोटा किसान है उसके साथ में जो मीडिएटर जो एक तरीके से चालाकी कर जाता है वो नहीं कर पाएगा। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड द प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा पाएगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। सोचो इससे कैसे होगा, देखो सोचिए, नई सड़क अगर बन गई तो नई सड़क पे बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है, ट्रैक्टर्स होंगे, ट्रेलर्स होंगे, इसके अलावा टैंकर्स होंगे। इनके थ्रू क्या होगा, पानी या दूसरी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुंचाई जा सकेगी जगह से दूसरी जगह से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। सो इससे इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब एम्प्लॉयमेंट अगर मिल रहा है तो यहाँ पे जो किसान है, फार्मर है, वो भी अपनी छोटी छोटी जो भी उसके कार्ट है या जो भी उसका व्हीकल है, उस व्हीकल के साथ में वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह, इवन जो सब्जी भी उगा सकता है साथ में, अगर अच्छी रोड है तो वो सब्जी जो उसने उगाई है आज वो जाके बाजार में बेच भी सकता है। डिपेंड करता है रोड आपकी अच्छी हो। तो इसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना ज़रूरी है कि वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ट्रेड फैसिलिटीज़ को थोड़ा बेहतर करें। कि एवरी स्टेट और द रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन देयर एरिया। दे कुड बी टूरिज्म, रीजन क्राफ्ट इंडस्ट्रीज और न्यू सर्विस लाइक IT। कई सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लाइक
कि कई ऐसे और पॉइंट भी है कि सरकार क्या कर सकती है, हर एक स्टेट की जिम्मेदारी है, हर स्टेट ही कर सकती है दैट इफ दे वांट टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट देन दे कैन डू हाउ, दे कैन डू बाय क्रिएटिंग सच पोटेंशियल्स कि उनके एनवायरनमेंट का, उनके एटमॉस्फेयर का, उनके रीजन का जो भी पोटेंशियल है उसको वो थोड़ा क्या कर ले, बेहतर करे, आईटी सेक्टर अच्छा करे, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करे, उनके क्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो भी उनके यहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह वर्क कर रही है दे मस्ट एक्चुअली डेवलप्ड बाय देमसेल्फ। इसके अलावा नई नई सर्विसेज ढूंढे। तो ये डिपेंडेंसी है पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो 4 पॉइंट अभी देख लिया अपन ने। पहला पॉइंट है कि भाई आप लोन प्रोवाइड करो किसानों को जिससे कि वो लोग काम कर सकें थोड़ा एक्स्ट्रा। दूसरे पॉइंट में हमने बताया कि आप डैम्स वगैरह अगर बना देते हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बेहतर कर देते हो तो भी किसान का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा। आप रोड्स वगैरह को अच्छा कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अगर किसानों के लिए बढ़ा देते हो तो भी उनके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है वो कम हो जाएगा। साथ ही टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, नए सर्विस सेक्टर्स लाइक आईटीज, इन सबको भी अगर आप डेवलप करते हो और आप अगर पहचान पाते हो कि इनका पोटेंशियल क्या है तो ऑटोमेटिकली आप एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हो लोगों के लिए। चारों पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए। लेट्स डिस्कस अबाउट द फिफ्थ वन। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि आपको लोकल बैंक्स को क्रेडिट देना जरूरी है किसानों को। देखो किसान क्या करता है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है, एक चीज में वो बहुत पीछे होता है, मेहनत में तो बहुत आगे होता है लेकिन उसके पास क्योंकि पैसा नहीं होता और हर एक बिजनेस, हर एक वर्क इनिशियली कुछ अमाउंट डिमांड करता है। अब किसान को अगर खेती करनी है तो ठीक है वो पुरजोड़ मेहनत तो कर सकता है, बट दिक्कत क्या है, उसको सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इवन उसको इक्विपमेंट चाहिए। तो इन सब के लिए उसको ज़रूरत होती है थोड़े बहुत पैसे की। अगर यहाँ पर किसान या लोकल बैंक्स किसानों को कम इंटरेस्ट रेट पर, रीजनल इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं तो किसान क्या कर लेंगे, किसान फिर अच्छी हार्वेस्ट ग्रो कर सकेंगे जिसके कारण से फार्मिंग को इंप्रूव किया जा सकेगा। सो यहां डिपेंडेंसी है कि प्रोवाइड किया जाए चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट। फिफ्थ सॉल्यूशन कि हाउ वी कैन क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और किसी भी सेक्टर से डिपेंडेंट हो तो, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज व्हाई वी कैन सी here some reasons, some type of advices, suggestions, by that we can create some employment. So the fifth one was we must provide the cheap agriculture credit to the farmers for farming to improve. Got it? चलिए the sixth one, हमें identify करना जरूरी है, हमें promote करना जरूरी है local industries को या services को, so that इन चीजों से जो दूसरे लोग हैं जो थोड़े से अनभिज्ञ हैं, वो नहीं जानते अगर इनको, तो वो भी इनके साथ में क्या हो सके, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके। और जब ये लोग कनेक्ट हो जाएंगे तो नो डाउट हम क्या कर पाएंगे, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा और बेहतर कर पाएंगे या उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें होंगी उसको बेहतर कर पाएंगे। यहाँ पे जरूरी है हमें आइडेंटिफाई करना कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल सकता है, फिर उसको प्रमोट करें। लोगों को बेचारों को पता ही नहीं होता है। साथ ही साथ जो भी हमें इंडस्ट्रीज हैं उनको सेटअप करना ज़रूरी है, उसे आइडेंटिफाई या लोकेट करना ज़रूरी है। जो भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर लोकल लेवल पे उन सबको हमें पता करना ज़रूरी है। अल्टीमेटली ये जो इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज हैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड करें, प्रमोट करें, सो दैट लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, और एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा वो कम करें, मतलब उसको छोड़ दें और इंडस्ट्रीज की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करें, सो दैट द पीपल कैन बी, आप कह सकते हो ना, इन जगहों पर अगर लोग जुड़ जाएंगे, इन जगहों के साथ, इन बिजनेसेस के साथ अगर लोग जुड़ जाएंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो अननेसेसरी लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार बन रहे हैं वो वहां से हट जाएंगे और अल्टीमेटली इन इंडस्ट्रीज के अंदर एड ऑन हो जाएंगे। इससे खुद को तो रोजगार मिलेगा ही, हमारे सेकेंडरी सेक्टर को भी क्या होगा, बूस्टअप मिलेगा। साथ में यहाँ पर और भी चीजें हैं कि देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर या फिर जो भी पल्सेस क्रॉप है जिसको चिकपीस कहा जाता है, तो ऐसे में ये क्या करें, एक सेटअप कर दें दाल मील। अब दाल मील से क्या होगा, वहां पर जो भी चीज़ें, आपको पता होगा बहुत सारे दालों को क्रश कर दिया जाता है तो उससे कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर्स बन जाते हैं, ग्रेन से मल्टीग्रेन आटा भी मिल जाता है। तो ऐसे में क्या होगा,
वहां पर से आप एक नई इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हो इफ यू आर कैपेबल टू प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ। और इस तरह का आइडिया लो, इस तरह की कोई बिजनेस सेटअप करो, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। जो भी मील होती है ना, फ्लोर मील्स होती हैं, वो भी सेटअप कर दी जाती हैं। कितने छोटे से लेवल पे ये काम शुरू किया जा सकता है, नीड है सिर्फ एक अच्छे इनिशिएटिव की। सो यही चीज इसने यहाँ पर बताई कि आपको क्या करना है, लोकेट करना है इंडस्ट्रीज को सो दैट यू कैन प्रोड्यूस मोर। ओके, सो कोल्ड स्टोरेज खोल दो, हनी कलेक्शन सेंटर्स खोल दो, कई ऐसे और आपके पास में ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गए, ये तो डे बाय डे की लाइफ के मतलब नीडेड चीज़ें हैं, ठीक है। माना कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है, सोचिए फार्मर है, उससे आपने अलग अलग डिफरेंट वेजिटेबल्स ली और आपने एक शॉप खोल दी, वेजिटेबल शॉप, और आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट अ मीडिएटर, ठीक है। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बीच में आप मीडिएटर हैं, तो आपके जॉब ओरिएंटेशन भी हो गया और कहीं ना कहीं लोगों को वैरायटी ऑफ थिंग्स भी मिल गई। सो दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर या जो सेमी रूरल एरियाज है वहां पर। हालांकि इसके अंदर ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पे आपको करना पड़े, छोटे पैमाने पर भी आप ये कर सकते हो। इससे कि क्या होगा, रोजगार जो है हमें वो बहुत बेहतरीन तरीके से मिल सकेगा। कुछ और पॉइंट्स हैं, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको तब तक क्या करना है, इसको एक बार रिवाइज करें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।